हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आशा करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है बहुत बढ़िया चल रहा होगा। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। क्योंकि अब स्वास्थ्य जो है थोड़ा बेटर है, इसलिए आज के बाद रेगुलर जो है आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम 2013 अर्थशास्त्र का जो है प्रश्न पत्र प्राप्त होता रहेगा। आज हम 3 नंबर का लगभग 5 प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, विनियोग गुणक को समझाइए। ठीक है, देख ले सकते हैं आप कि हमारा पहला प्रश्न क्या है जी, विनियोग गुणक को समझाइए। कभी कभी क्या होता है कि 3 नंबर के लिए छोटा छोटा प्रश्न भी जो है इस तरह से दे देता है। विनियोग गुणक को क्या कीजिए जी, समझाइए। तो विनियोग गुणक होता क्या है, यदि हम इसको थ्योरिकली देखें तो विनियोग गुणक विनियोग की प्रारंभिक वृद्धि तथा आय की कुल अंतिम वृद्धि के बीच अनुपातिक संबंध को क्या करता है जी, बताता है। इसे हम सरल भाषा में समझें कि यदि अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि करने से जो कुल आय में वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं जी, विनियोग गुणक कहते हैं। इसका सूत्र होता है के बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा सी। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था में क्या में परिवर्तन करते हैं हम, विनियोग की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। अर्थात विनियोग की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो जो हमारा कुल आय है उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विनियोग गुणक कहते हैं। ठीक है, तो विनियोग गुणक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था जी, प्रोफेसर किन्स ने दिया था। और प्रोफेसर किन्स ने बताया था कि यदि अर्थव्यवस्था में जितनी मात्रा में विनियोग किया जाता है उतनी ही मात्रा में राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा जो है क्या होता है जी, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम 100 करोड़ के आसपास क्या करते हैं जी, निवेश करते हैं किस क्षेत्र में, तो हमारी राष्ट्रीय आय जो है या हमारे पास जो आय प्राप्त होती है वो 100 करोड़ की वृद्धि नहीं होती, हो सकता है वो 200 करोड़ या 300 करोड़ के आसपास क्या होती है जी, बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विनियोग गुणक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देख लो, है ना, कि जब किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस देश की आय केवल विनियोग की मात्रा के बराबर ही नहीं बढ़ती, बल्कि इससे कई गुना अधिक जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं जी, विनियोग गुणक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, और पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता होती है कि क्रेता और विक्रेताओं को, अर्थात खरीदने वाले को भी और बेचने वाले को भी, बाजार का जो है पूर्ण ज्ञान होता है। तो ऐसी स्थिति में उसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसका प्रश्न है, आशा है। ठीक है, तो देख लो, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु के सौदे किस मूल्य पर कहाँ पे चल रहे हैं। मतलब इसको हम सिंपली देखें तो क्रेता को इस बात की जानकारी होता है कि कौन सा वस्तु किस मूल्य पर कहाँ पे बिक रही है। उसी प्रकार विक्रेता को भी जानकारी रहता है कि उसे किस वस्तु को किस मूल्य पे क्या करना है जी, बेचना है। इसीलिए अर्थव्यवस्था में मूल्य विभेद नहीं पाया जाता, अर्थात वस्तु के मूल्य में जो है अंतर पाया नहीं जाता है। ठीक है, फिर देख लो कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को जो है बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, और बाजार का पूर्ण ज्ञान होने के कारण विक्रेता जो है अपना वस्तु का मूल्य क्या रखते हैं जी, समरूप रखते हैं, अर्थात वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, अनैच्छिक बेरोजगारी एवं ऐच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी से आशय उस बेरोजगारी से है जिसमें लोग काम करने की इच्छा रखते हैं तथा काम करने की योग्यता एवं सामर्थ्य भी रखते हैं, परंतु प्रचलित मजदूरी दर पर उन्हें काम नहीं मिल पाता। अर्थात
देश में लोग काम करने के लिए तैयार हैं, है ना, वे सक्षम भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन उनको जो है प्रचलित मजदूरी दर पर भी क्या नहीं मिल पाता जी, काम नहीं मिल पाता है। जैसे मान लेते हैं वर्तमान समय में पर मंथ मान लो 10,000 के आसपास किसी का सैलरी है, तो 10,000 रुपये भी उनको काम के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन 10,000 रुपये भी उनकी सैलरी एक मंथ में नहीं मिल पा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब क्या हो गया कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है, उसके पास योग्यता है, सामर्थ्य है, दक्ष है, लेकिन प्रचलित मजदूरी दर पर उसे काम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जबकि ऐच्छिक बेरोजगारी मतलब इच्छा अनुसार बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम करने की योग्यता नहीं रखते अथवा काम करने की योग्यता रखते हुए भी काम करना नहीं चाहते। इस प्रकार की स्थिति ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। मतलब ऐच्छिक मतलब क्या हो गया, इच्छा अनुसार से बेरोजगारी, अर्थात जब कोई व्यक्ति जानबूझकर काम करना नहीं चाहता है ना, उसके पास योग्यता है, क्षमता है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है ना, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं जी, ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो कभी कभी आपको बेरोजगारी से भी ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगला है उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय लिखिए। ठीक है, उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप यहां ये देख लेना है हमको। तो उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, आय में वृद्धि होने के साथ साथ जो उपभोग की गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, या हम ये कहें कि किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित मात्रा में आय है और इस निश्चित मात्रा में आय के साथ साथ वो कितनी मात्रा में क्या करता है, उस आय को खर्च करता है उपभोग पर, उसे भी हम क्या कहते हैं, उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, मतलब उपभोग प्रवृत्ति मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास आय पहुंचेगी और आय पहुंचने से ही उनको क्या मिलेगा जी, उनकी जो वस्तुओं खरीदने की क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे पहले देखो गरीबों के पक्ष में आय का क्या करना चाहिए, हस्तांतरण करना चाहिए। ठीक है, मतलब गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होती है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब क्या होता है कि जितनी मात्रा में गरीब लोगों के पास आय होती है उसका अधिकांशतः क्षेत्र जो है किस में खर्च कर देते हैं जी, उपभोग में खर्च कर देते हैं। अर्थात सरकार यदि अपनी राजकोषीय नीति से आय को गरीबों के पक्ष में हस्तांतरण कर देती है तो उपभोग प्रवृत्ति में क्या होगी, अवश्य वृद्धि होती है। मतलब सीधी सी बात कि सरकार जो है अपने राजकोषीय नीति, अपनी जो नीतियां हैं वो गरीबों के पक्ष में करे, अर्थात उनको जो है अधिक से अधिक मात्रा में क्या देगी, पैसा भेजेगी, आय देगी। तो उससे जो है लोग अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोग प्रवृत्ति जो है क्या हो सकती है जी, बढ़ सकती है। दूसरा है मजदूरी निर्धारण। सरकार श्रमिकों एवं गरीबों के लिए ऊंची मजदूरी नीति अपनाती है तो उपभोग प्रवृत्ति में क्या होगा, आवश्यक बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब मान लेते हैं कि वर्तमान समय में 200 रुपये पर डे का क्या मिल रहा है, जो उनको मजदूरी मिल रहा है। तो इस स्थिति में वे क्या करते हैं, 200 रुपये ही का ही क्या कर पाएंगे, वे उपभोग कर पाएंगे, वस्तुएं खरीद पाएंगे। लेकिन यदि सरकार जो है क्या करती है, लोगों की जो मजदूरी दर है वो 2 से बढ़ाकर 300 है ना, या क्या कर दे 400 के आसपास कर दे, तो गरीब वर्ग या श्रमिक वर्ग भी क्या कर सकता है, 300 या 400 रुपए के आसपास जो है वस्तुओं खरीदने पर खर्च कर सकता है। अर्थात उसकी उपभोग करने की शक्ति जो है क्या होगी जी, बढ़ेगी। तो मजदूरी दर का निर्धारण करके भी सरकार क्या कर सकती है, उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला है सामाजिक सुरक्षा है ना। यदि सरकार लोगों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा देती है तो लोग अधिक व्यय करते हैं, जिससे उनकी उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यदि सरकार जो है उनको सामाजिक सुरक्षाएं देती हैं है ना, उनको जो है कहीं पर जाकर काम करने के लिए बाध्य नहीं करती है ना, स्वेच्छानुसार कहीं पर जाकर भी काम कर सकते हैं, देश का माहौल बढ़िया रहता है, तो लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर काम करेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, और जैसे उनकी आय बढ़ती है उनकी व्यय भी क्या होती है जी, बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप देश में उपभोग प्रवृत्ति जो है क्या हो सकती है, बढ़ जाती है। ठीक है, लास्ट में
ऋण सुविधाएं, यदि सामान्य लोगों को अधिक ऋण सुविधाएं मिलती है तो इससे भी क्या होगी, उपभोग प्रवृत्ति में जो है वृद्धि होगी। मतलब यदि देश के अंदर लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में ऋण दिया जाए, उनको लोन दिया जाए, है ना, तो जब लोगों के पास लोन पहुंचेगा, पैसा पहुंचेगा, तो वे क्या करेंगे, अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीदारी करेंगी। तो ऋण सुविधाएं प्रदान करके भी हम क्या कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर देख लो शुरू से। उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय में पहला, गरीबी के पक्ष में आय का हस्तांतरण, अर्थात सरकार जो है गरीब की पक्ष में, मतलब गरीबों को जो है अधिक से अधिक मात्रा में आय प्रदान करना चाहिए, जिससे उनके पास पैसा पहुंचेगा तो वे अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं जी, वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मजदूरी निर्धारण, जो प्रचलित दर है मजदूरी का, उस मजदूरी की दर में बढ़ोतरी करके भी हम क्या कर सकते हैं, उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षाएं, अर्थात देश के अंदर जो माहौल है ना, उस माहौल को जो है क्या कर दें, शांतिपूर्ण स्थापित कर दें, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आसानी से काम कर सकें। तो इससे भी जो है क्या हो सकती है, देश में जो है लोगों की आय बढ़ेगी और आय बढ़ने के साथ साथ जो है व्यय की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप उपभोग प्रवृत्ति जो है बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जो सामान्य लोग हैं जिनके पास पैसा की कमी होती है, उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करके, अर्थात अधिक से अधिक मात्रा में लोन देकर भी उनको जो है क्या कर सकते हैं, हम उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ाने के उपाय में आपके ये 4 रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लो हमारा आज का लास्ट वीडियो। अगला है एकाधिकार की विशेषताएं। ठीक है, एकाधिकार की विशेषताएं। तो जिस बाजार में क्रेता एक होता है ना, जिस बाजार में विक्रेता, जिस बाजार में बेचने वाला या निर्माता जो है केवल एक ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, एकाधिकार कहते हैं, है ना। तो एक भी प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, एकाधिकार किसे कहते हैं, जिस बाजार में एक ही क्रेता या एक ही विक्रेता या निर्माता होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, एकाधिकार कहते हैं। तो एकाधिकार की विशेषताएं क्या हो जाएंगी, सबसे पहला अकेला उत्पादक। तो अर्थ से ही स्पष्ट है कि एकाधिकार में केवल एक ही उत्पादक या एक ही क्या होता है, विक्रेता होता है ना, एक ही उत्पादन करने वाला होता है या एक ही विक्रेता होता है। ध्यान देना है आपको यहां पर कि उत्पादक का आशय व्यक्ति विशेष से नहीं होता, है ना, उत्पादनकर्ता का आशय व्यक्ति विशेष से न होकर फर्म विशेष से होता है ना, कि अर्थव्यवस्था में केवल एक ही फर्म होता है, एक ही उत्पादक होता है, एक ही क्या होता है, विक्रेता होता है। यहां उसका संबंध किससे नहीं होता जी, व्यक्ति से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है निकट स्थापन का ना होना। भाई सीधी सी बात, स्थापन वस्तु मतलब क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का प्रयोग करना हमारा क्या कहलाता है, स्थापन वस्तुएं कहलाता है जी, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना कि चाय और कॉफी, ठीक है, या गुड़ और आपका शक्कर, ये क्या है, आपके स्थापन वस्तुएं हैं, है ना। यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो शक्कर से काम चला लो, ठीक, यदि आपके पास चाय नहीं है तो कॉफी पीकर काम चला सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थापन वस्तुएं कहते हैं। चूंकि एक ही विक्रेता है, एक ही निर्माता है, इसीलिए एकाधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि यहां पर कोई निकट स्थापन वस्तुओं भी उत्पादन किया नहीं जाता है। लास्ट है स्वतंत्र कीमत नीति, अर्थात एकाधिकारी अपने फर्म में अपनी इच्छानुसार वस्तु के मूल्य जो है क्या कर सकता है जी, निर्धारण कर सकता है। वो चाहे तो वस्तु के मूल्य को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, या चाहे तो वस्तु के मूल्य में क्या कर सकता है जी, कमी कर सकता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है उत्पादन करने वाला, अकेला फर्म होता है वस्तु का निर्माण करने वाला। ठीक है, तो इस तरह से एकाधिकार की जो मुख्य विशेषताएं हैं कुछ इस तरह से हैं। पहला, एक अकेला उत्पादक, मतलब एकाधिकार के अंतर्गत केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है। उत्पादक या विक्रेता का आशय फर्म से होता है, न कि व्यक्ति से। चूंकि एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है और वही वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, इसलिए बाजार में कोई निकट स्थापन नहीं होता है जी। और लास्ट में स्वतंत्र कीमत नीति, अर्थात एकाधिकार के अंतर्गत जो फर्म होता है वो स्वतंत्र कीमत नीति का अनुसरण करता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से आज के लिए 5 ही प्रश्न, हो सकता है मैं कल आपके लिए 6 या 7 प्रश्न और लेके आ जाऊं।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो खुद को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का जो है क्या होता है जी, और चाहत होती है। ठीक है।